अपलोड किए जा चुके हैं। तो ये 6 लेक्चर की एक सीरीज़ है जिसमें से 5 लेक्चर हो चुके हैं और यहाँ पे आज हम अंतिम लाइव कर रहे हैं छठा जो इसका लेक्चर है। अब आर्थिक समीक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी आपका करंट अफेयर होता है वो यहीं से पूछा जाता है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे RAS हो, SI हो, RPSC के द्वारा लिए जाने वाला छोटे से छोटे एग्ज़ाम में आर्थिक समीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो शुरू करते हैं आज का हम छठा लेक्चर। और इससे पहले की जो वीडियो हैं 5 वीडियो, वो आप उत्कृष्ट RAS चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उत्कृष्ट बाय नीरज सर RAS चैनल, ठीक है। तो ये YouTube है और यहाँ पर आपको ऊपर दिखा हुआ होगा टेलीग्राम का लिंक, तो इस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपना 6th और अंतिम वीडियो आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में नगरीकरण की या अर्बनाइजेशन की। अब ये नगरीकरण या अर्बनाइजेशन देखिए क्या होता है। तो इसमें हमने बात की थी लास्ट में कि जयपुर जो ज़िला है वहाँ पर 30 लाख से अधिक आबादी है और वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला ज़िला है। फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था, अगर ये पूछा जाए कि कौन से ज़िले में वहाँ की नगरीय आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये दोनों बातें अलग अलग हो जाती है। तो वहाँ पर जयपुर नहीं आता, वहाँ पर स्थान आ जाता है कोटा का। इतनी बातें हमने कर ली थी लास्ट वीडियो में। इसके आगे की बात हम करते हैं अब यहाँ पे कि स्मार्ट सिटी मिशन, क्योंकि ये हर बार चर्चा में रहता है, तो हर बार यहाँ से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन। तो देखिए केंद्र प्रायोजित ये एक मिशन है जिसमें सुविधाएं देनी हैं। जो भारत की 100 सिटीज़ हैं उनको आधुनिक बनाना है, ठीक है। और 100 सिटीज़ में आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए पर सिटी दिया जाएगा, ठीक है। 100 करोड़ रुपए दिया जाएगा पर सिटी को, और इतना ही स्टेट को उस सिटी पे लगाना है। तो राजस्थान में इस पे से जो 4 सिटी सम्मिलित हैं तो उनके नाम याद रखिएगा आप, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इसमें ये खास बात है कि आप जोधपुर का थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत रखिएगा, जोधपुर यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। और ये ज़िले नहीं है, यहाँ पर देखिए स्मार्ट सिटी मिशन है, तो ये सिटीज़ को चुना गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज़िले में जो जिला मुख्यालय होता है, सिटी सेंटर होता है, उसे चुना गया है, यहाँ पर ज़िले को नहीं चुना गया है। इसी की तरह अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले मिशन की, और वो मिशन है अमृत मिशन। अमृत मिशन भी लिखा हुआ है कई बुक्स में। तो एक्चुअल में जो एक्रोनिम है वो है अमृत। तो अमृत मिशन देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर एक एक शब्द को देख लीजिए कि A फॉर अटल, M फॉर मिशन, फॉर ये कनेक्टिंग वर्ड है, और यहाँ पे आ जाएगा रिजुवनेशन, और यहाँ पे आ जाएगा अर्बन मतलब शहर, और ट्रांसफॉर्मेशन, टी का मतलब। तो ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। हमेशा इसी तरह से याद रखिए, हिंदी में याद रखेंगे तो आप इसको भूल सकते हैं, इंग्लिश में आसान रहता है याद करना कि अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मिशन क्या है कि जो पुरानी सिटीज़ हैं, हेरिटेज सिटीज़ हैं, वहाँ पर उनको पुनरुत्थान के लिए और वहाँ पे अर्बन मतलब शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बनाया गया ये मिशन है, अमृत मिशन। तो 2015 में ही शुरू किया गया था, इसे भी शुरू किया गया था, और साथ में स्मार्ट सिटी मिशन को भी 2015 में ही शुरू किया गया था। जहां स्मार्ट सिटी मिशन में 4 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है राजस्थान की, वहीं यहाँ पर इस मिशन में 29 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है। ये खास बात याद रखिएगा। फिर से कह रहा हूँ, ये 29 सिटीज़ हैं, शहर हैं, इन्हें ज़िले मत समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर जैसे सुजानगढ़ को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, किशनगढ़ को सिलेक्ट किया गया है, किशनगढ़, सुजानगढ़। तो इस तरह से हिंडौन सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, गंगापुर सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो ये
जो सिलेक्ट किए जा रहे हैं ये सिटीज़ को सिलेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 29 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है। तो ये बात होती है हमारी स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन की। फिर इसके बाद अर्बनाइजेशन से ही संबंधित एक और आपसे करंट अफेयर का प्रश्न है जो आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है, वो आपको पता भी होगा कि गौरव पथ क्या है। तो गौरव पथ क्या है कि 181 जो आपकी नगर पालिका हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पर सड़क निर्माण की प्रक्रिया के लिए चलाया गया एक अभियान है गौरव पथ, जिसमें सड़क निर्माण किया जा रहा है। तो इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ शिक्षा से संबंधित आंकड़ों की, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में अगला जो चैप्टर है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एजुकेशन में क्या क्या यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है, कौन सी नवीन योजनाएं आई हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो देखिए, पहली बात कि यहाँ पर एक सबसे बेसिक बात कर लेते हैं कि जो राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि ये जो अधिनियम था ये 2009 में पारित हुआ था और जिसके अंतर्गत 2010 में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, और जिसमें क्या किया जाता है कि 25% सीटों को रिजर्व रखा जाता है वंचित वर्गों के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे राजस्थान में और नवाचार क्या हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नंबर 2 पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो इसको भी याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को भी। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि 319 स्कूल खोले गए हैं केवल बालिकाओं के लिए। तो ये करंट अफेयर में पूछे जाने वाली योजना से संबंधित प्रश्न आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा तीसरी जो नवाचार किया गया है जिसे आर्थिक समीक्षा में बताया गया है वो है मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। मेवात क्षेत्र में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोला गया है। अगली बात है यहाँ पर कि मीना राजू मंच और गार्गी मंच, तो ये क्या होते हैं, तो आर्थिक समीक्षा में वर्णन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए कि बाल विवाह नहीं करने चाहिए, दहेज प्रथा गलत होती है, तो ये सब सिखाने के लिए इस तरह के विद्यालयों में मंच डेवलप किए गए हैं जहाँ पे नाटकों के माध्यम से समझाया जाता है समाज की कुरीतियों के बारे में। तो ये भी एक नया यहाँ पर नवाचार हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम अगली बात करते हैं स्कूल से ही संबंधित। तो यहाँ पर अगली बात आ जाती है हमारी ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल, अभी ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है, इस तरह से पूछ लिया जाता है सवाल, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया एक नवाचार है जो क्या करेगा कि स्कूलों के लिए, जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर अगर कोई दानदाता हेल्प करना चाहता है तो उसकी सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, तो इसलिए ये बनाया गया है। तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली बात है यहाँ पर स्कूल एजुकेशन से संबंधित इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये योजना है, इससे आप सभी परिचित भी होंगे। तो आर्थिक समीक्षा में जिक्र आया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम में आने के लिए। तो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना क्या है कि इसमें 8वीं 10वीं और 12वीं में जो गर्ल्स टॉप करती हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 8वीं के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है 40,000, 10वीं के लिए दी जाती है 75,000, 12वीं के लिए दी जाती है यहाँ पर 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। और अगली बात है यहाँ पे स्कूलों से ही संबंधित, और वो बात है कि महात्मा गांधी सरकारी स्कूल यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो इनकी संख्या कितनी है और ये हैं क्या, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। तो आपको पता है कि
इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूलों की स्थापना हुई है वो इन नाम पे हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में जो भी 33 जिलों के हेड क्वार्टर हैं वहाँ पर ये स्थापित किए जा रहे हैं, और अगला जो प्रयास है इसको पंचायत समिति स्तर पर ले जाना है कि पंचायत समिति स्तर पर भी इनकी स्थापना या ब्लॉक लेवल पर भी इसकी स्थापना की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की बात। फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्कूली नवाचार से अगली बात जो करते हैं वो करते हैं कि महात्मा गांधी से संबंधित यहाँ पर इनके 150वें बर्थ एनिवर्सरी पर एक आनंदम कोर्स शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इस कोर्स की क्या खास बात है कि इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे सोशल सर्विस या समाज सेवा के थ्रू आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे आनंद शब्द से जो प्रश्न बनता है उसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की बात हुई आर्थिक समीक्षा में कि टेक्निकल कॉलेज कितने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं रहते एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो इम्पोर्टेंट आंकड़ा रहता है वो रहता है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का। तो उसे चलिए देख लेते हैं कि मेडिकल कॉलेज या मेडिकल एजुकेशन की राजस्थान में क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखिए टोटल अभी तक जो दिसंबर 2020 तक का आंकड़ा यहाँ पे दे रखा है उसमें ये बताया गया है कि जो राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें से 6 कॉलेज तो सरकारी हैं और एक जो कॉलेज है वो है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, और एक कॉलेज है राजस्थान यूनिवर्सिटी की हेल्थ सर्विस से रिलेटेड, और 7 कॉलेज हैं यहाँ पर राज MES मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के, और 8 हैं प्राइवेट सेक्टर के। तो इस प्रकार से यहाँ पे 23 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे 16 डेंटल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मेडिकल कॉलेज की बात इम्पोर्टेंट है। और अंडर द मतलब केंद्र ने भी सहायता देने की घोषणा की है, जिसके अंदर 15 मेडिकल कॉलेज और अनाउंस किए जा रहे हैं जो निर्माणाधीन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बातें भी पूछी जा सकती है। फिर अगला एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है, करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा दोनों में ही इम्पोर्टेंट है, और राजस्थान के लिए भी एक बड़ी बात है कि एक शब्द है, एक्रोनिम ही है, उसका नाम है सोटो। सोटो क्या है? तो देखिए सोटो की फुल फॉर्म पहले देख लें एक एक शब्द से इसको। S फॉर स्टेट, O फॉर ऑर्गन, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू, T फॉर ट्रांसप्लांट और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी अगर हिंदी में निकालेंगे तो इसमें आपका आएगा कि राज्य, अंग और उत्तक ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं, आप ट्रांसप्लांट की हिंदी आप समझ जाइए, ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कि राजस्थान का जो SMS मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर सोटो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अंग प्रत्यारोपण का कार्य किया जा सकेगा, और ये जो अंग प्रत्यारोपण का कार्य है ये अंग प्रत्यारोपण एक्ट 1994 के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, सोटो की फुल फॉर्म और कहाँ पे स्थापित किया गया है और इसके अंडर में क्या कार्य किए जाएंगे। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक राजस्थान सरकार ने यहाँ पे निरोगी राजस्थान अभियान चलाया है, निरोगी राजस्थान अभियान। तो निरोगी राजस्थान अभियान क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो निरोगी राजस्थान अभियान 2019 में चलाया गया है, और इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए हैं वो रखे गए हैं जनसंख्या नियंत्रण, वृद्धावस्था से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण, महिलाओं के लिए खास इसमें व्यवस्था की गई है कि महिलाओं में जो कुपोषित और एनीमिया से ग्रसित होती हैं उसको दूर किया जाए। ठीक है, और जो शिशु होते हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। तो ये निरोगी राजस्थान 2019 के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित ही अगली इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, जनता क्लिनिक। तो जनता क्लिनिक
क्या है। तो जो देखिए जनता क्लिनिक क्या है कि राजस्थान में भी 2019-20 में जनता क्लिनिक के बारे में घोषणा हुई थी, और जो शहरी गरीब क्षेत्र हैं, ठीक है, एकदम जहाँ पे वंचित वर्ग निवास करते हैं, जहाँ पे कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर जनता क्लिनिक खोलने की बात कही गई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा 2 पुरानी योजनाओं का यहाँ पे जिक्र है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसे आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई है। तो तारीख याद रखिएगा निःशुल्क दवा योजना की, 2 अक्टूबर 2011। इसके अलावा यहीं पे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भी शुरू की गई है, उसका भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ये पुरानी स्कीम हो चुकी है, फिर भी यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तारीख को लेकर। फिर इसके बाद आर्थिक समीक्षा में जो अगली बात बचती है हमारे पास, वो बचती है आशा सहयोगिनी से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है वो आज RS में भी पूछा जा चुका है इसकी फुल फॉर्म को लेकर। तो आपको पता है कि नेशनल, या हिंदी में आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, तो यहाँ पर आशा सहयोगिनियों की नियुक्ति की गई थी और इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो याद रखिएगा इसे, इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पे एक्रीडेटेड, ये डबल सी है यहाँ पे, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति की गई थी और इनका मुख्य कार्य तो आपको पता ही है कि ये ग्रास रूट लेवल की वर्कर होती है, जो गाँवों ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जो जानकारी होती है वो लोगों तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर भी इसको ध्यान रखिएगा, और राजस्थान में इनको आशा सहयोगिनी कहा जाता है, ये स्पेशली मेंशन किया गया है आर्थिक समीक्षा में, तो इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित और जो नवाचार हुए हैं उसमें अगली बात लिखी हुई है जननी एक्सप्रेस। तो आर्थिक समीक्षा का मतलब आप इस तरह से मत समझिएगा कि ये कोई बहुत बड़ी आर्थिक बातें होती हैं। यहाँ राजस्थान में जो जो योजनाएं चल रही होती हैं उन सभी की बातें इसमें की जाती है, हर क्षेत्र से संबंधित। तो जननी एक्सप्रेस क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट सेवाएं हैं, परिवहन सेवाएं हैं, और राजस्थान में 587 इस तरह के वाहन चल रहे हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन और जो सिक वुमेन होती है, बीमार महिलाएं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको तुरंत यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की फैसिलिटी दी जाए। तो उसके लिए ये जननी एक्सप्रेस के तहत 587 वाहन चलाए गए हैं, और इनको बुलाने के लिए आपको 104 या 108 नंबर डायल करना होता है, इस पर सूचना देनी होती है, और उसके बाद ये वाहन उस स्थल तक आ जाते हैं जहाँ पे सहायता की ज़रूरत होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आयुष मंत्रालय, तो आयुष मंत्रालय तो एक बहुत ही पुराने टर्म हो गई, फिर भी इसमें कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं तो वो ध्यान रखिएगा। A फॉर आयुर्वेदिक, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। तो इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना है जो सेंटर की है, और चिरंजीवी बीमा योजना चल रही है जो स्टेट की है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं वाटर सप्लाई से संबंधित जो जो योजनाएं हैं और जहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहली जो योजना है वो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, अब जल जीवन मिशन क्या होता है, ये देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी की समस्या है कि यहाँ पर जो पानी है वो घर तक नहीं पहुँचता, पानी के सोर्स से पानी को लाना पड़ता है, तो वहाँ पर नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए ये राजस्थान सरकार की योजना है जिसका नाम है जल जीवन मिशन, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 तक रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो फंडिंग पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र की यहाँ पर सहायता मिलेगी, तो इसका अनुपात 1:1 रहेगा सेंटर और स्टेट का, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आर्थिक समीक्षा में अगली बात की गई है कि जो राजस्थान की सबसे बड़ी योजनाएं हैं, ठीक है, पेयजल योजनाएं हैं, तो 5 पेयजल योजनाओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो 5 का नाम याद रखिएगा। तो पहला तो है आपका इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट,
अब इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है कि ये 5,485 गाँवों और 339 कस्बों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके बाद यहाँ पे चंबल रिवर को बताया गया है मेजर प्रोजेक्ट में, जो कि 5,334 गाँवों और 29 कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराती है। इसके अलावा नर्मदा नदी है तीसरे नंबर पर, और फिर है बीसलपुर बांध, और फिर है जवाई बांध। तो इसे राजस्थान के टॉप 5 में स्थान दिया गया है आर्थिक समीक्षा में, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। और टोटल अगर पूछा जाए तो कितनी पेयजल योजनाएं हैं छोटी बड़ी मिला के, तो ये आंकड़ा आ जाता है यहाँ पर 126 योजनाएं हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जल के बाद यहाँ स्वास्थ्य संबंधित मिड डे मील स्कीम के बारे में बताया गया है आर्थिक समीक्षा में। और मिड डे मील स्कीम में आपको पता है कि ये सवाल काफ़ी पॉपुलर रहता है हर बार, और जो RAS में शिक्षक जाते हैं इंटरव्यू देने, उनसे तो खूब पूछा जाता है ये सवाल मिड डे मील स्कीम के बारे में, ठीक है। तो बेसिक सी जानकारी आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1995 को ये शुरू की गई थी योजना, ठीक है। और यहाँ पे क्लास 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को लाभ देना था। अब उनको लिए जो सुपोषण या को हमें कहते हैं ना, जैसे हम संतुष्टिप्रद लेवल तक पहुँच जाए कि जो विद्यार्थी आ रहा है स्कूल में उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, तो वो यहाँ पे लक्ष्य डिसाइड किया गया था। और उस लक्ष्य के अंतर्गत यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं तक और 6 से लेकर 8वीं तक 2 कैटेगरी बनाई गई है। और जो 1 से 5वीं तक बच्चे होते हैं, इनको 100 ग्राम गेहूँ या चावल देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो 6 से 8 तक है, इनको 150 ग्राम कम से कम गेहूँ या चावल उपलब्ध कराना है, ताकि इनको 450 कैलोरीज मिले प्लस 12 ग्राम प्रोटीन मिले। और यहाँ पर इनको 700 कैलोरीज उपलब्ध हों और 20 ग्राम प्रोटीन मिले। तो ये आंकड़े भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं बार बार। अब यहाँ पर ही मिड डे मील से संबंधित जो नवाचार हुआ है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। और वो नवाचार हुआ है उत्सव भोज नाम से। तो उत्सव भोज क्या है, तो सभी शिक्षकों को तो इसके बारे में पता ही है, तो ये आर्थिक समीक्षा में आया है तो पूछा जा सकता है उत्सव भोज क्या होता है। तो ये मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत ही शुरू किया गया है। इसके अंदर कोई भी जो व्यक्ति है, निजी व्यक्ति है, वो स्कूल में खाने को उपलब्ध करा सकता है। जैसे इसमें मिठाई आ सकती है, उसमें कच्चा माल भी आ सकता है और बर्तन भी आ सकते हैं। तो मतलब किसी भी अवसर पर अपनी खुशी से स्कूल को मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकता है। तो इसको भी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर और भी योजनाएं बता रखी हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जिसमें बता रखी है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो ये सब योजनाएं हालांकि थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, फिर भी यहाँ पे जिक्र है, तो ध्यान रख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। मातृ वंदन योजना, तो इस योजना की मुख्य बात क्या है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी पर, सफल प्रेगनेंसी पर 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं, 1,000, 2,000 और 2,000 की। और इसी तरह से एक और योजना है यहाँ पे किशोर बालिका योजना। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, पर ये इतनी इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। मातृवंदन के साथ एक योजना और ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो ये दोनों देखने में सिमिलर सी है, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों की तुलना देख के जाइएगा। मातृत्व पोषण योजना तो ये 2020 में शुरू की गई इंदिरा गांधी, ठीक है। और ये है PM मातृवंदन योजना। तो यहाँ पे 5,000 रुपये दिए जाते हैं डिलीवरी पर, यहाँ पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट पे लागू है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट पे लागू नहीं है। जो इसका जो दायरा है वो केवल प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और जहाँ पे शहरिया जनजातियाँ ज़्यादा हैं वहाँ तक ही इसका दायरा है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए यहाँ पर। और इसी के साथ राजस्थान ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है सुपोषित राजस्थान विज़न। सुपोषित राजस्थान विज़न, तो मतलब यहाँ पे सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक यहाँ पर सभी को
सुपोषण मिले। और ये जो चलाया जा रहा है ये NFSA एक्ट के तहत चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है, ये तो हालांकि आपने पढ़ ली होगी। इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये की दर से अनाज उपलब्ध कराया जाता है। 35 kg अनाज ले सकता है प्रति व्यक्ति हर फैमिली से, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक सवाल भी आ जाता है पोस मशीनों से संबंधित, तो फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है कि पोस मशीनों की फुल फॉर्म क्या है। तो POS का मतलब हो जाता है यहाँ पॉइंट ऑफ सेल। तो आपको पता है कि राशन की दुकान में अब जब भी राशन देते हो तो वहाँ पर अंगूठा लगा के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ही अनाज मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पोस्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है PDS सिस्टम के अंतर्गत। फिर इसके बाद यहाँ पर हम अगली बात करेंगे कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो इस पे मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की सबसे ज़्यादा योजनाएं संचालित हो रही हैं और जहां से प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो उस पर हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल उसके लिए छोड़ देते हैं। आज अगले चैप्टर के रूप में हम इसमें बात करते हैं जो राजस्थान के आंकड़े हैं, स्टेट फाइनेंस। स्टेट फाइनेंस से संबंधित आंकड़ों की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो मेरी एक और सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, ठीक है, तो यूट्यूब पर जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने राजकोषीय नीति के 2 लेक्चर ले लिए हैं। तो वो दूसरा जो लेक्चर है उसमें विभिन्न घाटों की चर्चा की है और विभिन्न घाटों से रिलेटेड यहाँ पर जो आर्थिक समीक्षा में टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हुआ है उसको यहाँ देख लेते हैं कि राजस्थान में राजस्व घाटा जो है वो नियमों के हिसाब से FRBM एक्ट जो होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से तो 0% का लक्ष्य है। पर राजस्थान में जो राजस्व घाटा रहा है वो रहा है 25.9, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसके अलावा जब राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटे को FRBM एक्ट में डिसाइड किया गया है कि ये 3% से अधिक नहीं होना चाहिए और राजस्थान में ये 3.77% रहा है। इसको डिटेल से समझने के लिए आप यूट्यूब पर ये राजकोषीय नीति 2 चैप्टर ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरह की और बात की गई है कि राजस्थान पे जो कुल कर्ज है, हालांकि इस तरह के सवाल गवर्नमेंट आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछती, ये आपको इकोनॉमी के लिए बस जस्ट पता होना चाहिए। वो GDP का 35.31% है, जिसमें FRBM एक्ट में डिसाइड किया गया है 34% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये है, ये जो टारगेट है, आदर्श स्थिति है जो डिसाइड की गई है और जो है वास्तव में एक्चुअल में जो स्थिति है वो यहाँ पे नहीं पूछी जाती, तो इसको आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो राजस्थान का है जो राजकोषीय घाटा है ये क्यों बढ़ रहा है, ये RAS मेंस के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 2 तरह की योजनाएं चलती हैं। एक तो चलती हैं 3 तरह की योजनाएं चलती हैं। एक तो चलती है जो पूरी तरह से सेंटर की होती है, एक चलती है जो पूरी तरह से राज्य की होती है और एक चलती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में अपनी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो भागीदारी थी वो कम कर दी है और इस भागीदारी के कारण क्या हो रहा है कि उन योजनाओं को चलाने के लिए जो पैसा है वो कम पड़ रहा है, इसलिए सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। तो ये फिलहाल वर्तमान में ये कारण है। इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक्स रिव्यू में 12वीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़े अभी तक दिए गए हैं, तो मतलब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न अभी तक आ सकते हैं, क्योंकि इसकी अवधि 2012 से 2017 थी, पर इसे अभी भी दिखाया गया है आर्थिक समीक्षा में। तो ध्यान रखिएगा, जो मेजर प्रश्न यही आता है कि राजस्थान की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो सबसे ज़्यादा व्यय था वो किस क्षेत्र में किया गया था। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा जो व्यय है वो ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया है और ये जो कुल व्यय का 36.92% है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो व्यय किया गया है वो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में किया गया है, जो कि कुल व्यय का 35.28% है। तो ये इस तरह से यहाँ पे सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
फिर इसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके टारगेट पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। हालांकि बात पुरानी हो गई पर यहाँ पर दे रखा है तो याद रख लीजिएगा कि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 3.50, इंडस्ट्रीज़ या उद्योग में रखा गया था 8.0 और यहाँ सेवा क्षेत्र में रखा गया था 9.50। तो ओवरऑल ये जो लक्ष्य है ये जाता है 7.70 पे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे बजट आउटले दिया गया है राजस्थान का 2020-21 का। तो बजट आउटले में ये बताया गया है, पहला तो बजट का आकार कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बजट का आकार है 1,10,000 करोड़ का। पहली बात तो ये, फिर यही बात कि बजट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च किया गया है, तो अब के सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च किया गया है सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं में। अब देखिए यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना से जो सेकंड नंबर पे थी, यहाँ बजट में नंबर 1 है, 49.70% पैसा यहाँ पे खर्च किया जाएगा। और नंबर 2 पर है एनर्जी, जिसमें पैसा खर्च किया जाएगा 16.79। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है, बजट पूछ रहा है या 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल आर्थिक समीक्षा के जो छठे पार्ट में है इतनी ही बात। अब इसके अलावा मैं 2 लेक्चर आपको अलग से कराऊंगा। एक लेक्चर कराऊंगा राजस्थान में पीपीपी प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पीपीपी थ्रू चल रहे हैं, और साथ में वहाँ बात करेंगे कि जो बाहर की संस्थाएं होती हैं, वैश्विक संस्थाएं होती हैं, वो राजस्थान में किन किन प्रोजेक्ट में भागीदारी दे रही हैं। तो एक चैप्टर बनेगा हमारा इस पर और एक चैप्टर बनेगा इस सामाजिक न्याय विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे पालनहार योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, सहयोग उपहार योजना और विभिन्न तरह की पेंशन। तो इस तरह के प्रश्न छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। तो ये 2 लेक्चर हम अलग से डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर देखने के लिए आप YouTube चैनल पर चल जाइएगा, या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे 9694734701 पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको चैनल का लिंक दे दूँगा या स्टडी मटेरियल जो भी अवेलेबल होगा वो उपलब्ध करा दूँगा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही।